प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग मन से पढ़ाई कीजिए। चलते हैं टॉपिक की ओर। इस समय चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे आसान संधि जो पढ़ रहे हैं, है ना। दुनिया से की सबसे आसान संधि व्यंजन संधि है। आपको जितना भी अभी तक बताए, आशा करते हैं सभी को समझ में भी आया होगा, है ना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं अगली संधि क्या है। हमने अब तक जो व्यंजन संधि में पढ़ा, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और जस्तु संधि। इष्टुत्व संधि या इष्टुत्व संधि या जस्तु संधि, इसका नाम कैसे पढ़ा आपने बहुत आसान भाषा में जानते हैं कि तालव्य शाह हुआ या चा वर्ग हुआ तो क्या हो गया, इष्टुत्व संधि हो गई, है ना। मूर्धन्य शाह हुआ या टा वर्ग हुआ तो इष्टुत्व संधि हो गई। इसी तरह जस प्रत्याहार के वर्ण हुए तो जस्तु संधि हो गई, है ना। इसी तरह अगली संधि आएगी चर्त संधि, तो उसमें चर हो जाएगा तो चर्त संधि हो जाएगी। इसी तरह फिर आगे आएगी लत्व संधि, ला हो जाएगा तो लत्व संधि हो जाएगी, है ना। तो सभी का जैसे मतलब जैसा गुण वैसा भाव, है ना। तो जिस तरह का गुण देख रहे हैं उसी तरह का भाव निकलेगा। मान लीजिए बच्चा, कभी कभी गांव में आप देखते हैं कोई काले रंग का, काले वर्ण का व्यक्ति हो तो उसे कल्लू कल्लू कहते हैं या कलुआ कहते हैं, ना। ऐसे तमाम। तो यहाँ पर भी जैसे तालव्य शाह और चा वर्ग मिल गया है योग में तो आप इसको इष्टुत्व संधि कह देते हैं। मूर्धन्य शाह या टकार मिल जाता है तो आप इष्टुत्व संधि कह देते हैं। उसी तरह जस प्रत्याहार के मतलब तीसरे वाले वर्ण मिल जाते हैं, आप उसको जस्त संधि कह देते हैं। अच्छा, जस्त संधि कहने का मतलब इसमें पहला वर्ण जा का था, इसलिए जस्त से नाम दिया गया। जैसे आप जानते हैं, जैसे कोई अष्टमी के दिन पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, कन्हैया वन्हैया कहने लगते हैं ना। तो कन्हैया के जन्मदिन से मतलब रहता है। इस तरह से इनका भी जिससे जो वर्ण रहता है, ला है पहले तो लत्व संधि, चा है पहले चर्त संधि, जा है पहले जस्त संधि, मूर्धन्य शाह इष्टुत्व संधि, है ना। तो जो जो वर्ण जिस तरह से आए उसी तरह से उनका नामकरण होता गया, है ना। मतलब जैसा गुण रहा वैसा इनका भाव लिया गया, ठीक ना। आगे चलते हैं चर्त संधि पर, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चर्त संधि। चर्त संधि का मतलब क्या होता है, इसमें अभी तक आपने जस्त संधि पढ़ा तो जस्त संधि में क्या होता था, तीसरा वर्ण हो जाता था। यह भी बहुत आसान संधि, मैंने बताया ना कि दुनिया का सबसे आसान प्रकरण इस समय चल रहा है। दुनिया की सबसे आसान संधि आप पढ़ रहे हैं, तो जहां पर तीसरा वर्ण कर रहे थे वही यहां पर पहला वर्ण कर देना है। पहले वर्ण का मतलब चर्त में जो आएंगे, जो चर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। चर्त का मतलब चर प्रत्याहार, है ना। तो चर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा, इतने वर्ण आएंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, चा जो दिख रहा है, टा दिख रहा है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है ना। और ये जो है ये तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंत शाह, ये भी इसी के साथ यौगिक वर्ण है, ठीक है ना। इतनी आपको बात जाननी है कि यहां पे चर हो जाएगा, इसलिए इसका नाम चर्त संधि। इसका सूत्र जान लेते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है खरीचा। खरीचा, इतनी बात समझ में आई। इसका सूत्र है खरीचा। खरी का मतलब हम आपसे बताए कि जिसमें ह्रस्व इकार लगा हो वो सप्तमी एक वचन का होता है। तो खरी का मतलब खर प्रत्याहार बाद में आने पर। खरी का मतलब में पै पर, सप्तमी अधिकरण में पै पर आपने पढ़ा, यहां पर इकार है खरी। हमने इसके विषय में पहले भी बताया कि जहां पे ह्रस्व इकार रहता है वो सप्तमी का होता है और सप्तमी कारक चिन्ह कहता में पै पर। तो खर प्रत्याहार बाद में आने पर तो कहता है चा। चा माने और क्या है, और का मतलब ये कह रहा है कि इसके पहले किसी पूर्व वाले सूत्र से क्या है अनुवृत्ति लेनी पड़ेगी, तो वही योग में रहेगा, तब चर्त संधि हो जाएगी। कहने का मतलब खर प्रत्याहार बाद में हो और चा कहता है उसके पहले वाला जो योग होता था वही वाला वर्ण यहां पर आएगा तो चर्त संधि होगी। चा का मतलब और होता है ना, तो पिछले वाले सूत्र का ही वर्ण यहां पर यौगिक होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, चर्त संधि हो जाएगी। लेकिन चर्त ये खर प्रत्याहार बाद में रहेगा, पूर्व वाले जो पद होगा वो किसी पहले वाले सूत्र से आएगा। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन लाइव हैं।
सभी का एक बार नामकरण करते हैं, देखते हैं, नाम लेते हैं उनका। रितु वर्मा जी, शुभ संध्या। दीपिका सिंह, प्रवेश रावत, प्रीति तिवारी, एकता शुक्ला, अनिल मौर्य, रागिनी पांडे, जानवी, गुरु कुसुम मिश्रा, रागिनी पांडे, रोशनी पाल, रोशनी वर्मा, भारती राजपूत, देवव्रत पांडे, सुमन गौतम, रागिनी रोशनी, देवव्रत पांडे, अंकुर सिंह, अरविंद कुमार, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिनका भी नाम आ रहा है और जो लोग उपस्थित हैं सभी का मैं इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग मन से पढ़िए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। थोड़ा सा भी अभी डाउट लग रहा है या कठिन महसूस हो रहा है तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप समझ पाएंगे क्योंकि बहुत आसान, दुनिया की सबसे आसान संधि आप पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो सभी को समझ में आएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, खरीचा, खरीचा कहता है, हमने बताया कि जिसमें इकार हो वो बाद में रहता है, तो इसके पहले क्या है, इस संधि का जो है सूत्र संख्या है 8 4 55, अष्टाध्यायी 8 4 और 55। ठीक ना, 8वें अध्याय का, अष्टाध्यायी का अंतिम अध्याय का चौथे पाद का 55वां सूत्र है ये। क्या, खरीचा। खरीचा कहां का है, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 55वां सूत्र है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इसके पहले वाले सूत्र से हमको अनुवृत्ति लेनी है। अनुवृत्ति का मतलब हमने बताया पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, तो पड़ोसी के चूल्हे से आग क्या लेना है आपको। अभी इसके पहले कौन सा सूत्र पढ़ाए थे, अपदांत जस्त पढ़ाए थे, है ना। अपदांत जस्त तो आपने पढ़ा था, झलाम जस झसी, क्या था, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। इसका सूत्र संख्या क्या था, 8 4 53। 55 और 53 में ज्यादा अंतर नहीं है, पड़ोस का मामला है ना। एक पड़ोस में कई लोग रहते हैं तो एक घर बाद का मान लीजिए कोई पड़ोसी हो तो उसी के घर से चूल्हे से आग लेना है ना, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। तो यहां पर क्या लेना है आपको, खर बाद में होगा ही, तो उसके पहले वाला कुछ वर्ण आएगा तब चर तो होगी, है ना। तो पहले वाला इसमें से क्या लेना है, झलाम लेना है। झलाम लेना है तो यहां पर क्या लिख देना है, झलाम, फिर इसके बाद खरी, और फिर इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, आदेश में क्या आएगा, आदेश में आएगा चर्त संधि, है ना, या चर प्रत्याहार कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, झलाम खरी बराबर चर्त संधि, इतना समझ में आया कि नहीं। ये पड़ोसी से झल लेना पड़ेगा तभी खरी बाद में रहेगा, तो उसके पहले तो कोई वर्ण रहेगा, तो झलों का वर्ण रहेगा पहला, मतलब झलों का खरी के साथ यदि संयोग होगा तो चर हो जाएगा। मतलब बाद में खर हो तो चर हो जाता, लेकिन उसका योग किससे होना चाहिए, झल से। झलों का खर के साथ योग होने पर चर प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, किसी तरह का डाउट लग रहा हो बताइए। आप रोशन सर के ग्रुप से, ठीक भैया, समझिए, जहां दिक्कत हो वो कमेंट करिए, फालतू के कमेंट से बचिए आप सभी। तो झलाम खरी चर, तो झल को कहां से लेना, पड़ोसी वाले सूत्र से आपको लेना है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये झल को यहां पहले ही क्यों लिखा गया, ये भी आपके मन में सवाल होता होगा, है ना, कि झल को पहले क्यों रखा गया। चाहे जहां मन आता जहां रख देते हैं क्या, ऐसा नहीं, झल यहां पर भी पहले ही था, इसमें भी पहले था, फिर इसके बाद क्या था, झस प्रत्याहार के वर्ण थे, फिर इसके बाद ये जस हो जाता था, ऐसा आपने पढ़ा। तो झल यहां पूर्व पद में था तो यहां पर भी पूर्व पद में रहेगा, फिर इसके बाद खर प्रत्याहार और इसके बाद जो योग वर्ण आएगा वो चर हो जाएगा, है ना। ये चीज कहना है। इतनी मोटी मोटी आप बात समझ लिए, ज्यादा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसको एक सूत्र और इसी में नोट कर लीजिए तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। खरी झलाम चरह शिव, ठीक ना, ये शिव है। इतनी बात समझ में आई। ऐसे है,
कहता खर प्रत्याहार बाद में हो और झलों के साथ उसका योग हो तो चर हो जाता है। तो झल कहां होगा? पहले पद में झल होगा। झल के विषय में यहां पर लिख दीजिए झा भय य घा ढ धस, है ना, झभय घड़ धस। जब गढ़ दस, झभय घड़ दस, जब गढ़ दस। खा फ छ ठ थ च ट ता व का प य श ख श रा तक, यहां तक जाएगा दंत शा तक। झा से और ये रा यहां पर यदि लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसा कर लीजिए। ये झल प्रत्याहार का योग होगा किससे? खर प्रत्याहार। तो खर का लिख लीजिए। खर क्या क्या है? ख फ छ ठ थ च ट ता क, इतना होगा। क पै हो जाएगा। और है श ख श, ठीक ना, इतनी बात कह रहा है। नहीं, यहां पर तो और होना चाहिए। झल है, खर नहीं है। यहां तक जाएगा, हा तक, ठीक ना। ये सभी हलंत युक्त रहेंगे। जो शुद्ध व्यंजन होता है वो हलंत से युक्त होता है, ठीक ना। तो झलों का खर के साथ योग होने पर क्या हो जाएगा? ये वर्ण हो जाएंगे। इतना नोट कर लीजिए, अभी ज्यादा परेशान मत होइए, इतना आप नोट कर लीजिए। झल हो जाएगा, झल का खर के साथ, इधर ये झल है, ठीक ना। ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। इनका खर के साथ यदि योग होगा तो चर हो जाएगा। सीधी सी बात यहां पर नोट कर लीजिए, पहला वर्ण हो जाएगा, ठीक ना। संधि में चर, तो संधि का मतलब क्या हो जाएगा? पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक ना, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलें, आगे देख लीजिए, इसके उदाहरण देख लीजिए। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सर ईवीएस का क्लास नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है। यूपीटीटी का सभी सब्जेक्ट चलता है। उसकी टाइम क्या है सर? 3 बजे से सारी क्लास लाइव हो जाती भैया, ठीक है ना। धूषा नहीं कुछ। देखिए उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे सद धन कारह, सद धन कारह, तो ये झल वर्ण में आता है कि नहीं? झल वर्ण में दा, ये इस वर्ण की बात कर रहा है। ये झल वर्ण में आता है कि नहीं? देख लीजिए, दा वर्ण आता है, ये देख लीजिए, झल में दा है ना। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि ये झल का जो है क्या हो जाएगा? खर बाद में हो। इधर ये क्या है? खर प्रत्याहार का मिलता है कि नहीं? ये भी आप देख लीजिए, देख लीजिए यहां पर ये है का, है ना, ये खर प्रत्याहार का है ना। तब फिर क्या कह रहा है? इधर ये खर हो गया, इधर ये झल हो गया, तो इनका क्या हो जाए? इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? दा के स्थान पर ता वर्ग हो जाएगा, चर का, है ना। तो इसी का दा का जो है पहला वर्ण होगा। ये जिस वर्ग का होगा पूर्व पद वाला वर्ण, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो दा का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तब इधर क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा और फिर कारा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो ये पूर्व पद का जो भी वर्ण होगा इसका पहला वर्ण हो जाएगा। इतनी बात जान लीजिए। वो जितना हमने बताया वो यदि नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल आप उसे छोड़ दीजिए। बस ये जान लीजिए ये जिस वर्ग का होगा इस उसी वर्ग का पहला वर्ण यहां पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? जैसे सद धनकारा तो सत्कारा हो गया। इतनी बात समझ में लीजिए बिल्कुल। इसको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्कारा बन जाएगा। समझ में आया? दा को ता हो जाएगा। दा ता वर्ग का तीसरा वर्ण है तो ता पहला हो जाएगा, ठीक ना। पहला वर्ण होना है इस संधि में, इतना जान लीजिए। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं।
जी धन्यवाद भैया, बिल्कुल आप लोग बस मन से पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल आपके ही लिए परेशान है कि आपको जिस तरह में समझ में आए उस तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। और देख लीजिए उदाहरण, उद्धन किरण, उद्धन किरण, ये दा है, दा किस वर्ग का है, सबसे पहले यही जानना है आपको, दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का। तो इसका पहला वर्ण लिख दीजिए, यहां पर ता लिख दीजिए, ये हलंत से युक्त है, इसको भी हलंत कर दीजिए। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको उत कर देना है, और इसके बाद क्या करना है, किरण, कोई इससे कोई मतलब आपको है ही नहीं है, ठीक ना, इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, उत्कीर्ण कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। दा को ता हो गया, मतलब चर्त संधि कहता है कि जो भी वर्ग के कोई भी अक्षर रहेंगे उनका क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो जाएगा, किसी वर्ग का रहे पहला वर्ण, चाहे वो ता वर्ग का हो, का वर्ग का हो, चा वर्ग का हो, टा वर्ग का हो, पा वर्ग का हो, पहला वर्ण हो जाएगा बस, ठीक ना, इतनी बात जाननी है आपको। और देख लीजिए, भेद धन तुम, ठीक ना, तो दा को यहां पर भी तकार हो जाएगा पहले, और यहां पर क्या है, भे, और इसको क्या कर देंगे, तुम को ऐसे उतार दीजिए, तब क्या हो जाएगा, भेद तुम हो जाएगा। ठीक है, भेद तुम हो जाएगा, ये ता आधा है और तो आधा ही बना रहेगा। इतनी बात समझ में आई। दा को ता हुआ है, दा को क्या हो गया, ता हो गया, पहला वर्ण हो गया। इतनी बात समझ में आई। चर्त संधि में पहला हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है चर्त संधि का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे खरिचा, ठीक ना। यदि आपसे पूछता है कि भेदतुम में, मतलब भेदतुम में कौन सी संधि है, तो आप बताइएगा कि भेदतुम में चर्त संधि है, इसलिए कि आपको यहां पर आधा ता पहले मिल गया। भेद धन तुम होता है तो दकार को तकार हो गया, मतलब पहला वर्ण जहां पर हो जाए, आपको संधि जहां पर भी करेंगे पहला वर्ण हो जाएगा, वो समझ लीजिए कि चर्त संधि है, ठीक ना। इतनी बात समझ लीजिए, उसका सूत्र होता है खरिचा। इतनी बात समझ में आई। कोई डाउट हो तो बताइएगा। रागनी पांडे, जी सर, जी बिल्कुल, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को समझ में आ रहा है। देख लीजिए, छेद धन तव्य, यहां दा को ता कर दीजिए हलंत के साथ, है ना, और फिर इधर तव्य कर दीजिए, क्या हो जाएगा, छेद तव्य हो जाएगा, ये बनेगा, है ना। तो ये तकार जो आता है ये केवल दा के स्थान पर आएगा, या चाहे जो भी वर्ण रहेगा, झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण रहेगा उसका पहला वर्ण आ जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, तकार आ जाएगा, का वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा, या पा वर्ग आ जाएगा। मतलब वर्ग के जो पांचों वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं, 5 हैं, पांचों वर्ग के पहले पहले अक्षर आएंगे, ठीक ना, किसी के साथ संधि होगी इधर। तो इतनी बात समझ में आई जी। देख लीजिए, जैसे लिव धन शाह, लिव धन शाह, ये भा है, झल प्रत्याहार का है, झभय, देखिए भा मिल गया, झभय गढ़दस, जब गढ़दस खप चटट चट्टो कपय सत्सर हल, है ना। तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण है भा। तो भा का क्या हो जाए, भा किस वर्ग का है, आपको देखना है भा किस वर्ग में आता है। तो भा पा वर्ग में आता है, यहां पर सबसे पहले पा लिख दीजिए, सबसे पहला काम आप इस वर्ग का पहला अक्षर लिख दीजिए। तो पा लिख दिए, और यहां पर क्या करना है, ली को उतार दीजिए, और फिर इधर क्या है, शाह, क्या हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। समझ में आया, लिप्सा हो जाएगा। यही चीज समझा रहे हैं कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। जैसे और देख लीजिए, जैसे दिग्धन पाल, या पाला कर दीजिए, यहां गा को पहले सबसे पहले का कर दीजिए, क्योंकि का वर्ग का वो गा है ना, का वर्ग का गा है, तो यहां पर का कर दीजिए, और फिर क्या करेंगे, बी को ऐसे कर दीजिए, और फिर पाल को उतार दीजिए, क्या हो जाएगा, दिक्पाला हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। पहला वर्ण हो जहां पर हो, का वर्ग हो जाए, चाहे चा वर्ग का चा हो जाए, या टा वर्ग का टा हो जाए, पा वर्ग का पा हो जाए,
ता वर्ग का ता हो जाए, इसी तरह हो जाए, मतलब वो चर्त संधि हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई जी? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। देख लीजिए, सुहृद धन क्रीडति, सुहृद धन क्रीडति, तो दा को यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तकार कर दीजिए, है ना, हलंत के साथ। फिर इधर क्या है, सुहृद लिख दीजिए, और फिर क्या है, क्रीडति कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई? तब इसको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुहृद क्रीडति। ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सभी लोग नोट करते चलेंगे, ये सारे उदाहरण नोट करेंगे, आपको सबसे अच्छी बात यही समझ में आ जाएगी। यदि ये नहीं उदाहरण यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए कि सभी उदाहरण में देखिएगा, वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा उसका वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, वहां पर चर्त संधि हो जाएगी। इतनी बात समझानी थी इस संधि में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लत्व संधि। आप जान रहे हैं चर तो में चर हो गया, चर प्रत्याहार के जो भी वर्ण थे, चर प्रत्याहार में सारे वर्ण पहले आए थे, वर्ग के पहले वर्ण। इसी तरह लत्व में ला आएगा, लत्व में क्या आएगा, ला आएगा, ला वर्ण आ जाएगा तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, लत्व संधि हो जाएगी। इसका सूत्र लिख लीजिए, तोरली। इसका सूत्र है तोरली। लत्व संधि का सूत्र यदि आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि तोरली होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? लत्व संधि का सूत्र क्या है, तोरली। यदि इसको पदच्छेद करेंगे तो को इधर ये रा है, इसको विसर्ग कर दीजिए, है ना, और इधर क्या है, ली। हमने बताया कि जहां ह्रस्व इकार लगता है वो बाद में होता है, ह्रस्व इकार जहां लगे वो बाद में हो जाएगा। तो ला बाद में आए, है ना, ऐसा आप समझ गए। इतना तो आप पहले समझ गए कि ला वर्ण बाद में आएगा क्योंकि ह्रस्व इकार लगा हुआ है। और तो क्या कह रहा, तो ता वर्ग का, मतलब ता वर्ग के साथ योग हो और बाद में ला वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, लत्व संधि हो जाएगी। लत्व संधि का मतलब ला हो जाएगा। यह चीज हमने पहले आपसे बता दिया, है ना। परिभाषा आप नोट कर लीजिए तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत आती है आपको, है ना। सभी लोग परेशान मत होइएगा, किसी तरह की दिक्कत हो रही तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। समझ में आता था पर अब समझ में आने लगा। सोनभद्र अमरेश सिंह जी, हमें नहीं समझ में आता था पर अब समझ में आने लगा। जी बिल्कुल, सब समझ में आएगा। यदि लाइव क्लास से आप लगातार जुड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी है। और फिर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट तो करते रहिए, 5 से 6 तक लगातार हम आपके साथ रहते हैं, ठीक ना। तब आप देख लीजिए, परिभाषा आप नोट करिए। यदि ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना, इनको सभी को हलंत के साथ लिखिएगा। यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो, यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के स्थान पर ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, यह लत्व संधि की परिभाषा है। यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाएगा। सीधी सी बात, ता वर्ग का कोई वर्ण रहेगा तो उसके स्थान पर ला हो जाएगा, एकमात्र ला आदेश होगा, ठीक ना। इतनी बात जान लीजिए, ठीक है। आगे चलें, सभी लोग नोट करते चलिएगा। जैसे पूर्व वर्ण देख लीजिए, पूर्व वर्ण में क्या हो, ता वर्ग हो, और यहां पर क्या हो, यौगिक वर्ण कर दीजिए, यौगिक वर्ण, और फिर इधर क्या है, आदेश वर्ण, ठीक ना। तो पूर्व वर्ण में क्या रहेगा, ता वर्ग रहेगा, ता, था, दा,
धा और ना, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। इधर क्या रहेगा, ला वर्ग रहेगा, है ना। हमने बताया कि ला रहेगा, ला से योग होगा तो आदेश भी क्या होगा, ला हो जाएगा। आदेश वर्ण क्या होगा, ला होगा। इतना आप समझ लीजिए कि ता वर्ग में से कोई वर्ण रहेगा और यदि ला के साथ योग होगा तो ला ही बचेगा, ठीक ना। बहुत आसान संधि पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बताया कल भी, जिस समय से ये व्यंजन संधि स्वर संधि से भी बहुत आसान है। स्वर संधि तो आपको सभी को समझ में आ ही गई है, लेकिन उससे भी बहुत आसान ये व्यंजन संधि है, बहुत आसान संधि। देख लीजिए, इन वर्णों के साथ यदि ला का योग होगा, आप देख ही रहे होंगे जब भी संधि करेंगे, अभी उदाहरण में देख लेंगे, बाद में ला मिल ही जाएगा। तो ता वर्ग का पूर्व वाले पद का जो ता वर्ग रहेगा उसके स्थान पर ला हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, आगे ला हो जाएगी। इस वाले में केवल ला हो जाएगा, मतलब इनका केवल मतलब क्या है, ला कर देना, ठीक ना। इनका केवल मतलब ला कर देना है और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझानी थी। उदाहरण देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जी दीपक भाई, आप कहाँ हो, आज पढ़ रहे हो कि नहीं? बढ़िया है, पूछे रहिए भैया, थोड़ा टॉपिक पर ध्यान देंगे तो ज्यादा मजा आएगा भैया, ठीक ना। देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे तत् धन लया, तत् धन लया, इस वर्ण की बात कर रहे हैं। ये वर्ण देख लीजिए, ता वर्ग का है, ये ता वर्ग का पहला वर्ण है और यहां पर बाद में ला है। यौगिक वर्ण या इसे यौगिक वर्ण जो कहते हैं, इसको परवर्ण कर दीजिए चाहे तो, यदि ना समझ में आए। यौगिक का मतलब जिससे जोड़ने वाला वर्ण है ना। तो परवर्ण से, परवर्ण में ला है तो ता के स्थान पर सबसे पहले आप काम करेंगे, ला को लिख देंगे। ता के स्थान पर क्या करना है, सबसे पहले ला लिख दीजिए और यहां पर क्या है, ता को सीधा उतार दीजिए। इतनी बात समझ में आई। और इस उत्तर पद से तो कोई मतलब ही आपको नहीं रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पर लया हो गया, तब क्या हो जाएगा, तल्लया बन जाएगा। देख लीजिए, ता वर्ग का ला हो गया। समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो रही हो अभी इस संधि में या इसके पहले वाले चर्त संधि में, जहां पर नहीं समझ में आ रहा है पूछ लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रकरण आगे बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक ना। बताइए, तत् धन लया में ता वर्ग का ला हो जाएगा बाद में यदि ला हो तो। इतनी बात समझ में आ गई है ना। आगे उदाहरण देख लीजिए, उद धन लिखितम, उद धन लिखितम, दा जो है ये ता वर्ग का है और ता वर्ग के आगे लकार है। आपको उत्तर पद में क्या दिखाई दे रहा, ला दिखाई दे रहा है और इधर ता वर्ग का वर्ण है। तो ता वर्ग के वर्ण के ये किस नंबर का है, इससे कोई झंझट इसमें नहीं लेना। ये किस मतलब ता वर्ग का किस नंबर का है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। इस ता वर्ग का बस देखना है कि ता वर्ग का दिख रहा है, सीधा से यहां पर ला लिख देना है, सीधा ला लिख दीजिए। कोई मतलब नहीं, कोई झंझट नहीं कि वो तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है या पांचवा है, कोई इससे लेना देना नहीं। यदि ता वर्ग का कोई वर्ण दिखाई देता है उसके नीचे सीधा ला लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई। इधर ये ऊ को उतार दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। और लिखितम से तो बिल्कुल छेड़छाड़ ना कीजिए, लिखितम को सेम टू सेम लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देख लीजिए, ला वर्ण जो है ये आधा है और ला में भी स्वर लगा हुआ है, तो ये तो स्वर जो होगा वो बाद में होगा, पहले तो स्वर है नहीं। यदि पहले स्वर होता तो ला में लग जाता, लेकिन इसलिए ये ला जो है व्यंजन का व्यंजन ही रहेगा, स्वर में इसका कोई मतलब होगा नहीं। तब इसको क्या लिखेंगे, उल्लिखितम हो जाएगा। उल्लिखितम यदि बनाने में आपको दिक्कत हो रही हो या उल्लिखितम कैसे बना अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर से नहीं, 2 बार नहीं 4 बार आप पूछिए, लेकिन आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आना चाहिए भी, ठीक ना। उद धन लिखितम में दकार को ला हो जाएगा। ता वर्ग का कोई भी वर्ण रहेगा उसके स्थान पर सीधा सीधा आपको ला वर्ण लिख देना है। इसके बाद अगली वाली प्रक्रिया को उससे कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं है, अगला पूर्व जो उत्तर पद में रहेगा, ठीक ना। इतनी बात आपको समझाना था। उल्लिखितम बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट? जी उल्लिखितम जी, जानवी जी, रंजना वर्मा बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे समझ रहे हैं। रागनी पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन गौतम, उल्लिखितम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग मन से बैठे हैं या मन से क्लास को देख रहे हैं, आपकी उपस्थिति को बहुत ढेर सारा धन्यवाद है, क्योंकि आप समय जो दे रहे हैं वो बिल्कुल आपके काम का है। आपकी परीक्षा नजदीक है, आप इसी तरह से मन से पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल
परीक्षा को तो बिल्कुल पार कर जाएंगे। ठीक ना, सभी लोग देखिए आगे और उदाहरण देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत आसान संधि है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा और देख लीजिए 2-4 उदाहरण। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। जैसे उत्धन लेखा, उत्धन लेखा, उत्धन लेखा में पूर्व पद का जो तकार है इसको आपको देखना है बस, और कोई मतलब नहीं। आगे ला देख लेना है, उससे छेड़छाड़ करना नहीं, बस देख लेना है कि ला है कि नहीं। तो ता वर्ग को सीधा सा ला लिख दीजिए। ता वर्ग को क्या करना है, सीधा ला लिख देना है। इसके बाद इधर क्या करना है, ऊ कर दीजिए। और इधर क्या है, लेखा से कोई छेड़छाड़ करना नहीं, हमने आपसे कई बार बता दिया। अब इसको क्या करना है, इसको योग कर दीजिए पूरा, तो क्या बन जाएगा, उल्लेखा बन जाएगा। भाई आधा ला है, इधर कोई स्वर है ही नहीं है। ला में जो स्वर है वो ला के बाद है, ला के पहले कोई स्वर होता, यदि ला के पहले ए होता तो ला में लग जाता तो ले हो जाता, है ना। इसलिए इसको उल्लेखा ही बना रहेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, हम आपको समझाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, विद्वान धन लिखितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको अच्छे तरह से समझ लेंगे तो आपके सवाल, मान लीजिए यूपी टेट में आपसे ये इसके बारे में पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए। विद्वान प्लस लिखितम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, यहां तक कि हायर में टीजीटी पीजीटी हर जगह इसको पूछते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ना जो है, ये ना जो लगा हुआ ये ता वर्ग का है, इतना आप जानते हैं। जो ना है ये ता वर्ग का है, और ता वर्ग को आगे आपको देखना कि ला है कि नहीं, तो आगे ला भी है। सारी कंडीशन मैच कर रही हैं, लत संधि की है ना। तो यहां पर क्या करना है, ना के स्थान पर आपको सीधा से ला कर देना है। तो ला करने के बाद भी एक कंडीशन और बचती है। नकार आप देखिए, ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण का मतलब नासिका से बोला जाने वाला, मतलब ये अंतिम जितने भी वर्ग के जो भी अंतिम अक्षर हैं, 5 वर्ग है कुचु टु तु पु, उसके जितने भी अंतिम वर्ण हैं वो सारे अनुनासिक हैं। तो ना जो है ये भी अनुनासिक है, तो ना के स्थान पे ला लाएंगे तो, लेकिन इसको जो है अनुनासिक बनाएंगे, इसको भी अनुनासिक बनाएंगे क्योंकि ना के स्थान पर आया है। यदि ना के स्थान पर ना होता तब इसको अनुनासिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। इतनी बात आपको समझना है। ला तो करेंगे लेकिन ना का असर इसमें दिखना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या लिख देना है, विद्वान लिख दीजिए, ऐसा लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, लिखितम कर दीजिए। बहुत आसान है ना। तब देख लीजिए, इसको यदि मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे। ये जो ला है ये आधा ला है, ये आप जानते हैं। तो आधा ला में तो आप ये अनुनासिक वर्ण लगाएंगे नहीं, तो इसको और पहले वाला जो पूर्ण वर्ण है उसमें मतलब पूरा जो है स्वर सहित है उसमें लगा दीजिए। तब क्या हो जाएगा, यहां पे विद्वान लिखितम, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यदि इसको यहां पर लगाते तो इसका अर्थ गलत हो जाता, यहां पर अर्थ गलत हो जाएगा, है ना। विद्वान लिखितम हो जाएगा, ये सही है। यदि इसमें नहीं समझ में आया तो बताइए। ये ला को अनुनासिक किया गया इस वजह से क्योंकि यह अनुनासिक की जगह पे आदेशित हुआ है। आदेश जिसके अनुनासिक की जगह में हुआ इसलिए इसको अनुनासिक किया है। यदि साधारण वर्ण की जगह पे यदि इसको आदेशित करवाते तो फिर अनुनासिक करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती। इतनी बात समझ में आई आपको, तो विद्वान लिखितम हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? सुमन गौतम जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। गब्बर गुड फार्मिंग, विद्वान लिखित, विद्व लिखित आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको सुधारिए। थोड़ा सा आप सही नहीं लिख पाए हैं, शायद लिखने में आपकी त्रुटि हो गई है। विद्वान लिखितम ये गलत है रंजना वर्मा जी, ये सही है। देख लीजिए इधर नकार को ही तो ला करना है, आपने ना को पूरा लिख दिया है, ना नहीं होगा। ना के स्थान पर ही ला करना है क्योंकि ता वर्ग के स्थान पर ला आदेश होना है। इस संधि का यही मूल कारण है कि ता वर्ग का कोई वर्ण रहेगा उसके स्थान पर ला हो जाएगा, ठीक ना। विद्वान लिखितम नहीं होगा, विद्वान लिखितम होगा। दा के स्थान, दा के ऊपर बिंदी लगा दीजिए और इसके बाद लिखितम कर दीजिए, है ना। और ये आधा ला जरूर रहेगा क्योंकि ना के स्थान पर आदेशित हुआ है। इतनी बात समझ में आई? देवव्रत पांडे समझ गया सर जी, बिल्कुल सबको समझ में आना भी चाहिए, सबके लिए है, ठीक ना, सबको समझ में आए। और देख लीजिए, विद्युत धन लेखा,
ये ता वर्ग का है, इसको सीधा पहले से ला कर दीजिए। ता वर्ग का वर्ण है, सीधा ला कर दीजिए। इधर वाले वर्णों को सीधा आप उतार दीजिए, ऐसा कर देंगे। और फिर इधर क्या है, लेखा है, क्या हो जाएगा, विद्युत लेखा हो जाएगा। ठीक ना, ऐसा है। हमारा केवल इतना मतलब है कि ता वर्ग के स्थान पर ला कर देना, और कोई मतलब नहीं है उससे और कुछ मतलब मत लीजिए, बस केवल ता वर्ग को ला कर दीजिए। आगे ला होना चाहिए, ये भी कंडीशन में होना चाहिए। आगे ला हो तो पीछे ता वर्ग वाले का सीधा ला कर दीजिए, चाहे ता वर्ग का किसी वर्ण का हो। यदि नकार हो, अनुनासिक हो, नकार का मतलब ता वर्ग में एक ही अनुनासिक है, वो ना है। यदि ना के स्थान पर जो आदेशित ला होगा उसमें जो है अनुनासिक करना पड़ेगा, आपको चंद्रबिंदी लगाना पड़ेगा। इतनी जान लीजिए बात, ठीक ना। लिखते सही हैं पर गलत हो जाता। बिल्कुल रंजना वर्मा जी, हम आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं। हम जान रहे थे कि आपने लिखा सही है, गलत लिख गया है। हम आपसे खुद ही उस समय कह रहे थे कि आपने गलत टाइप कर दिया है बस। रोशनी वर्मा, विद्वान लिखितम, जी बिल्कुल सही है। विद्युलेखा, जी बिल्कुल। सभी लोगों को बहुत सही जवाब आ रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, ठीक ना। आगे और उदाहरण देख लीजिए। महान प्लस लाभा, नकार के स्थान पर ला लाना है। नकार वाला ना अनुनासिक है तो ला के ऊपर सीधा अनुनासिक कर दीजिए, और यहां पर क्या लिखेंगे, महा कर दीजिए। और यहां पर क्या करेंगे, लाभा से कोई छेड़छाड़ आपको करना ही नहीं है, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा, देखिए इसको योग कर दीजिए। महान लाभा, है ना, महालाभा, ऐसा हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, जहां ना समझ में आ रहा हो बताइए। ये चंद्रबिंदी आई नकार की वजह से, ठीक ना। इतनी बात आप समझ लीजिए, गलत बिल्कुल मत करिएगा, सभी लोग इसी तरह करिएगा, ठीक ना। जयबुन निशा जी, महान लाभा जी। इंग्लिश में तो आप ना को जहां उच्चारण होगा तो वहां पर आप ना तो लिख देंगे, लेकिन हिंदी में ना करिएगा। आपका जो लिखे हैं हो सकता है आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोग सही समझें भी, है ना। नकार के स्थान पर नासिक हुआ है, बस इतनी बात जान लीजिए, ठीक ना। आगे चलें। एक संधि और बता दें, इसमें के सारे उदाहरण हो गए लगभग, और थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने से। किसी को कोई डाउट रहे तो आप अपने से और उदाहरण देखिएगा किताबों में, या थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट यूज करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तमाम सारे उदाहरण मिलेंगे, है ना, तो और सारा सीखने को मिलेगा आपको। आगे एक और इंपॉर्टेंट संधि के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर हमारे प्रयोग में रहती है। प्रयोग में मतलब जब भी हम कहीं पे वाक्य लिखते हैं वो हमारे साथ साथ संधि चलती है। ऐसी संधि के विषय में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे बोलने से हमारे लिखने तक हमेशा वो हमारे साथ रहती है। उसके विषय में बात करते हैं, जिसका प्रयोग बहुत जानना जरूरी है। उससे आप संस्कृत के मतलब जब भी संस्कृत लिखेंगे तो कभी गलत लिख नहीं पाएंगे, ठीक ना। ऐसे तो आप उच्चारण किसी का कैसे भी कर देंगे, लेकिन लेखन शैली आपकी सही हो जाएगी इस संधि से। इस संधि का नाम है अनुस्वार संधि, ठीक है। क्या है, अनुस्वार संधि। ठीक ना, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मुंह अनुस्वारा, मुंह अनुस्वारा। यहां पर पूर्व रूप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये अवग्रह जो लगा हुआ है। हमने बताया एकार या उकार के बाद यदि आ की जहां उपस्थिति सिद्ध करे और अंग्रेजी के यस का आकार लगा हो, वो समझ लीजिए पूर्व रूप संधि है। इस विषय में हमने कई बार चर्चा की आप सभी से। तो ये यहां पर पूर्व रूप संधि दिखाई दे रही होगी, है ना। तो मुंह अनुस्वारा है, पदांत मां के बाद यदि कोई भी व्यंजन या हल आए तो वहां पर अनुस्वार का क्या हो जाता है, वो पदांत यदि मां लिखा हो कहीं पे और उसके बाद कोई जो है हल व्यंजन आए तो उसका अनुस्वार हो जाता है। इतनी बात आपको जाननी है, नोट कर लीजिए परिभाषा, तो हम बताते हैं आगे।
पदांत मा के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। इतना सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए भैया। पदांत मां के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। समझ रहे हैं? पदांत मतलब पूर्व पद, पूर्व पद जैसे लिखा हो, जैसे क्या हो, जैसे राम लिखा हो तो राम में अंतिम में क्या है? मां है ना? तो मां के बाद यदि मान लीजिए इस तरह हो, नहीं ऐसा नहीं, जैसे रामम हो और ऐसा हो गच्छति कर दीजिए, रामम गच्छति, है ना? तब इस मकार के आगे क्या है? इधर व्यंजन वर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका अनुस्वार जो ऊपर लग जाता है, ये मां का उच्चारण करता है लेकिन मां लिखा नहीं जाता क्योंकि आगे क्या है? व्यंजन है। यदि ये जान गए तो आप संस्कृत अच्छे से लिखना जान गए, क्योंकि मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो उसका मकार का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बताइए। अनुस्वार का मतलब ऊपर बिंदी रख देना, है ना? तो वो मां का उच्चारण करता है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो रामम ही पढ़ेंगे, है ना? अनुस्वार लगने से मां का स्थान नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन यह है कि मां का जो है अनुस्वार के रूप में जो है उसका मतलब परिवर्तन हो जाता है ना? आगे क्या है? गच्छति का ये गा जो मिल रहा है व्यंजन है। यदि इसी के जगह में स्वर होता तो फिर क्या होता? जैसे रामम प्लस आगच्छति होता, तब क्या हो जाता? तब इसको ऐसे ही सेम टू सेम लिखा रहता, रामम आगच्छति। इतनी बात समझ में आई? स्वर होने से मकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन व्यंजन आ जाएगा तो मां में अनुस्वार हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई? रागनी पांडे जी, प्रीति तिवारी जी, सर बिल्कुल सभी को समझ में आया। हरिम धनवंदे व हरिम वंदे जी, बिल्कुल। मकार के बाद वाह आ रहा था तो मकार का अनुस्वार हो गया। बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंटों के साथ हमारी क्लास चल रही है। हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि जो बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं, ठीक ना? इसके भी उदाहरण कुछ और आपको दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे त्वम प्लस करोषि, है ना? त्वम प्लस करोषि, तब यहां पर देख लीजिए मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाए, क्योंकि यहां पर व्यंजन है। इसको मूर्धन्य शाही कर दीजिए, मूर्धन्य शाह, है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसे इसको लिख देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा? करोषि हो जाएगा। त्वम करोषि, यहां पर का है तो ये मकार का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। आगे कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो मकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। बहुत आसान है। यदि स्वर रहेगा तो अनुस्वार का जो है वो अनुस्वार नहीं होगा, वो सीधा मकार का मकार रहेगा, ठीक ना? और देख लीजिए उदाहरण, दुखम प्लस सहते, दुखम प्लस सहते, यहां पर जो है मकार को आगे ये क्या है? व्यंजन वर्ण है, तब क्या हो जाएगा? इसको मकार को यहां पर अनुस्वार कर देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा? सहते हो जाएगा, ठीक ना? जोड़ना नहीं है यहां पर कि इनको जोड़ना है, लेकिन बस ये देखना है कि यहां पर जो है व्यंजन वर्ण अगले वर्ण में व्यंजन हो जाता है तो मकार को सीधा अनुस्वार कर देंगे। बस इतनी सी बात है। आपको यही बस पूछेगा आपसे कि मकार को अनुस्वार हो जाता है कौन सी संधि में और कब हो जाता है? तो मकार का अनुस्वार हो जाता है मो अनुस्वारम या अनुनासिक संधि जो होती है ना, कौन सी संधि? अनुस्वार संधि जो है
अनुस्वार संधि है ना, अनुस्वार संधि में क्या हो जाता है, मकार का अनुस्वार हो जाता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन आगे व्यंजन होगा तो मां का अनुस्वार होगा, मां का अनुस्वार हो जाएगा। इतनी बात आप सभी लोग जान गए। आगे और उदाहरण देख लीजिए। गृहम प्लस चलति, गृहम प्लस चलति, यहां पर चा वर्ग व्यंजन है और यहां पर मकार है, तो मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। सीधी सी बात है, इस पे अनुस्वार कर दीजिए और यहां पर चलति कर दीजिए। ठीक है, बहुत आसान संधि है, बस केवल आपको यहां पर व्यंजन देखना है। यदि मां हो यहां पर, तो जब आपके सामने कोई वर्ड रखा रहेगा या कोई पद रखा रहेगा, आपके यहां पर मकार लिखा हो और बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मकार को अनुस्वार कर दीजिएगा। यही बस संधि है और कुछ नहीं है इसमें। बस यही पूछेगा, यदि मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया इसी तरह का पद, गृहम चलति में कौन सी संधि है, तो गृहम चलति में आपको ये नहीं तोड़ना है कि या जोड़ के लिखना है, बस देख लेना अनुस्वार लगा है तो बस सीधा से आपको बता देना यहां पर अनुस्वार संधि है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ है भी नहीं है आपके समझाने के लिए। ज्यादा बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस संधि में कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आपको जान लेना है। आगे व्यंजन हो तो मकार का अनुस्वार हो जाता है, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करते हैं और कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक विशेष निवेदन है हमारा आपके प्रति, आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा 28 नवंबर को ही होगी, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे होंगे या मतलब किसी की सोच हो कि जो है अभी डेट बढ़ भी सकती है या घट सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेट लगी है, उसी डेट पे परीक्षा होगी, उसी को लेकर आप बिल्कुल गंभीर हो जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी तरह की दुविधाओं को पालिए मत। यदि कुछ और टेंशन है उनको दरकिनार कर दीजिए, परीक्षा तक बिल्कुल विदाउट टेंशन के आप पढ़ाई कीजिए। सभी के लिए हमारी आगामी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज की कक्षा को बस यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल की कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।